कानूनी रूप से अगर मैं कहूँ तो 2-3 चीज़ें रही हैं। पहला ये था कि जो एफआईआर इसके अंदर हुई थी, काफ़ी डिले एफआईआर हुई थी। इसका कोई स्पष्टीकरण पीड़िता तक के द्वारा कोर्ट में नहीं दिया गया। मेडिकल में कुछ भी नहीं आया है। मीडिया का दुरुपयोग किस तरीके से हो सकता है, इस केस से अच्छा उदाहरण आपके सामने मिलेगा नहीं कोई भी। हरियाणवी फिल्म स्टार उत्तर कुमार पर लगे यौन शोषण के मामले में अब गाजियाबाद कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन डासना जेल से उनकी रिहाई नहीं हो पा रही है। अब क्या इसमें वजह है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर कुमार के एडवोकेट विपिन त्यागी हैं। उनसे बात करते हैं। वकील साहब, पहली बात तो ये कि बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि ऐसे मामले में जब ये लग रहा था लखनऊ तक से प्रेशराइज थे मामला सारा, और उसके बाद भी जमानत मिली, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और दूसरा ये कि जो बहस हुई थी वो किन किन पॉइंट पर हुई थी? देखिए, ऐसा है, इसमें मुख्य बिंदु जो कानूनी रूप से अगर मैं कहूँ तो 2-3 चीज़ें रही हैं। पहला ये था कि जो एफआईआर इसके अंदर हुई थी, काफ़ी डिले एफआईआर हुई थी, और कोर्ट के अंदर भी ये सवाल उठा कि जो घटना लगभग 2020, 21, 22, 23 लगातार चलती रही, और उसके बाद 2025 जुलाई में ये एफआईआर दर्ज होती है, तो इसका कोई स्पष्टीकरण पीड़िता के द्वारा कोर्ट में नहीं दिया गया। तो ये एक सबसे बड़ा कारण रहा। दूसरा, जो उसने आरोप कोर्ट में लगाए हैं, ऐसा कोई भी आरोप कोर्ट के सामने ठहरने वाला नहीं था। देखिए, आरोप लगाना सबसे आसान है। आरोप लगाने के लिए आप किसी पर भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन कोर्ट बनी ही इसीलिए है कि जहां आरोपों को भी सच्चाई की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। अगर नहीं है तो न्यायालय फिर निश्चित रूप से उसमें रिलीफ देता है, जो इस केस में हुआ। अच्छा, इसमें यदि मीडिया की बात की जाए तो शिकायतकर्ता कहें या पीड़िता कहें, उसकी तरफ से लगातार दावे किए जा रहे थे कि बहुत सारे डिजिटल सबूत उनके पास हैं, लेकिन कोर्ट में वो उन्हें नहीं पेश कर पाई। तो ये क्या सब वजह रही? क्या सिर्फ मीडिया में बयान देने के लिए इस तरह की बातें की जा रही थी? मीडिया, आप लोग चौथा स्तंभ हैं कहे जाते हैं, और निश्चित रूप से अगर मैं कहूँ तो समाज के सबसे जागरूक प्रहरी के रूप में मीडिया काम करती है। लेकिन जागरूक प्रहरी के रूप में काम करने के साथ साथ मीडिया दोधारी तलवार की तरह काम करती है। कई बार लोग क्या करते हैं कि मीडिया की हाइप लेने के लिए कुछ भी कह देते हैं। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ आपसे कि कोर्ट ना मीडिया के प्रभाव में आती है, ना किसी पैसे वाले के प्रभाव में आती है, ना ही मीडिया किसी पर्सनैलिटी के दबाव में आती है। कोर्ट केवल उन चीज़ों पर काम करती है जो उसके सामने साक्ष्य जाते हैं। और अगर उत्तर कुमार जी को जमानत मिली है तो निश्चित रूप से न्यायालय के सामने ऐसा कोई भी मैटर नहीं आया कि उनको बेल क्यों ना दी जाए, और वो भी ऐसा केस जिसमें वो पुलिस एक बार एफआईआर लगा चुकी है। 29 अगस्त में इस केस में एफआईआर लग चुकी है। वही पुलिस थी, वही इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, वही विवेचनाधिकारी, सारी चीज़ें थी, एफआईआर लग गई। लेकिन आप सब जानते हैं कि इस केस में सीएम हाउस गई पीड़िता, एक घटना घटी और उसके बाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो कोर्ट ने इस चीज़ को भी बड़ी गंभीरता से लिया है कि ऐसी क्या परिस्थितियाँ हो गई, तो इसलिए कोर्ट ने जमानत दी है। मीडिया का दुरुपयोग किस तरीके से हो सकता है, इस केस से अच्छा उदाहरण आपके सामने मिलेगा नहीं कोई भी। अच्छा, मैं एक ये जानना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें ऑर्डर है कि यदि सहमति से संबंध बने हैं और चाहे उसमें शादी का भी वादा किया गया हो, वो रेप में नहीं आते हैं, तो क्या जिरह में ये पक्ष भी आपने रखा? निश्चित रूप से आपकी कानूनी समझ बहुत अच्छी है। ये भी था, और इसमें अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ को बड़े डिटेल में किया था कि अगर कोई सहकर्मी है, किसी के साथ में कोई है, और वो ये जानता है कि ये शादीशुदा है, और इस केस में तो वो 50 साल से अधिक की उनकी एज है, बच्चे हैं, बच्चों की एक बड़े बेटे की तो शादी तक हो चुकी है। इसके अलावा भी उनकी जो पूरी फैमिली है, वो पूरी फैमिली सेट पर फैमिलियर रहती थी, जैसा वो लोगों ने भी अपने बयानों में कहा है। तो इस केस में तो पीड़िता पहले से ही सारी चीज़ें जानती थी, तो ऐसा कोई रिलेशन था भी नहीं। अगर इसे ये कहें कि साहब रिलेशन था तो सहमति से था, मैं ये कह रहा हूँ रिलेशन था भी नहीं। यदि होता तो फिर मेडिकल के लिए वो मना नहीं करती? मेडिकल में कुछ भी नहीं आया है, उसके द्वारा भी मेडिकल के लिए मना किया गया है, जो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ों को साबित करता है, खुद ही बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट करता है। उसके लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, जिस तरह से बयान लिए गए थे, लोगों ने अपने शपथ पत्र तक भी लगाए गए थे समर्थन में भी, और शायद कुछ लोगों ने जो पीड़िता है उसके पक्ष में भी लगाए गए थे जो शपथ पत्र हैं, तो क्या उन पर भी चर्चा हुई थी कोर्ट में? नहीं, एफिडेविट कोर्ट में बेल के टाइम पर कभी चर्चा में नहीं आ सकता। बेल के टाइम पर केस डायरी के अंदर केवल वो मैटर जो इन्वेस्टिगेशन में आईओ ने कलेक्ट किया है, आइदर दिस वे और दैट वे,
केवल वो उसके अंदर कोर्ट उसको कंसिडर करती है, एफिडेविट को बेल के टाइम पर कंसिडर नहीं किया जाता। तो कोर्ट ने जो सारी चीज़ों को देखा, एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो मोबाइल की ट्रैक एंड ट्रेसिंग तक हुई है। तो ऐसा ही आरोप लगा देना किसी को, जबकि वो व्यक्ति वहाँ उस वक्त उपस्थित भी नहीं था, वो कहीं और उपस्थित था और फिर भी आप आरोप लगा रहे हैं, तो इसीलिए कोर्ट है। तो जो एफआईआर में लिखवाया गया था, जिसमें बाकायदा डेट लिखवाई गई थी, जगह लिखवाई गई थी कि ऑफिस या फिर फार्म हाउस, वो सब पुलिस की जांच में मोबाइल ट्रैकिंग में मेल नहीं खाता। वो ऐसा कोई मेल नहीं खाता। और अगर आप एफआईआर की बात कर रहे हैं, अभी आईपीसी के बाद बीएनएस के संशोधन हुए हैं, और ये बड़ी बात नहीं है कि बीएनएस में अभी जो सेक्शंस में चेंजेस हुए हैं, वो बहुत सारे अच्छे एडवोकेट्स भी उन सेक्शंस के लिए श्योर नहीं हो पाते हैं कि इस घटना के ऊपर क्या सेक्शन लगेगा। लेकिन ये जो एफआईआर लिखवाई गई है, इस एफआईआर में सेक्शन बीएनएस के लिखवाए गए हैं, जो मैं नहीं समझता कि बिना किसी एक एक्सपर्टीज़ या लीगल एडवाइस के पॉसिबल है। एक सामान्य व्यक्ति कहाँ उन सेक्शंस को लिख पाएगा अभी तक बीएनएस। जबकि इसमें पीड़िता की तरफ से दावा किया जा रहा था कि वो सिर्फ 12th पास हैं। यस यस यस, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसके बावजूद बीएनएस के सेक्शन लिखना, तो आप खुद अगर बुद्धिजीवी वर्ग अगर इस पर थोड़ा सा भी इस चीज़ को गंभीरता से सोचेगा, तो आप समझेंगे कि बीएनएस के वो सेक्शन जो आजकल एडवोकेट्स को भी अभी तक पूरी तरीके से फैमिलियर नहीं हो पाए हैं। और ये ऑर्डर में भी कोर्ट की तरफ से कहा गया। ऑर्डर में भी कोर्ट की तरफ से कहा गया, ना कोई मेडिकल के अंदर ऐसा कोई प्रमाण मिला है कि जो उसने एलिगेशन लगाए उनके संबंध में हो। दूसरा, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स दिए हैं, रेप के संबंध में भी बहुत सारे जजमेंट दिए हैं, SC/ST एक्ट के संबंध में भी जजमेंट दिए कि किन परिस्थितियों में ये एक्ट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। उन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए कोर्ट ने कहा है, और वो चीज़ जो प्रिंसिपल्स अपर कोर्ट ने सेट किए हैं उनको कोर्ट के सामने रखा गया है, कोर्ट ने कंसिडर करते हुए बेल दी है। अभी इस मामले में जमानत मिली है, तो सफलता की पहली सीढ़ी तो आप चढ़ चुके हैं। अब आगे किस तरह से इस केस में आप देखते हैं कि जो फैसला है वो कब तक आपको लगता है कि हो सकता है इस पे? केस के फैसले आने में समय लगेगा, क्योंकि अभी मामला विचाराधीन है, और अभी कोर्ट से भी अलग अभी मामला आईओ के पास में इन्वेस्टिगेशन में है। वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, किन एविडेंस को कलेक्ट करते हैं, तो अभी उसके ऊपर सारा डिपेंड होगा, तो अभी समय लगेगा, इतना जल्दबाजी में नहीं होगा। अच्छा, यदि जो यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं उन्हें एक तरफ भी रख दें, तो भी इसमें SC/ST एक्ट के तहत भी शिकायत की गई थी, आरोप लगाए गए थे, तो क्या उसमें भी बेल हो सकती है या उस पर भी चर्चा हुई थी कोर्ट के अंदर? SC/ST एक्ट में भी चर्चा हुई थी। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को ऊपर कोर्ट में डिटेल से चर्चा हुई है, लेकिन मैंने जैसा भी बताया, अभी लेटेस्ट का एक जजमेंट है कि SC/ST एक्ट की जो सेक्शंस है 3, उसके 10 सब सेक्शंस है, वो कहाँ एप्लीकेबल होंगे। तो जो उसके पैरामीटर्स हैं, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आरोप लगाना बहुत आसान है, और जब कोई आदमी साफ मन से किसी मंदिर में जाता है तो भगवान उसे निराश नहीं करते हैं। न्यायालय भी, जो कोर्ट हमारी काम करती हैं, वो न्याय के मंदिर के रूप में ही काम करती हैं। साफ मन से हम लोग गए, कोर्ट के सामने सारी बातों को रखा, सारे तथ्यों को वैज्ञानिक तरीके से रखा, साइटेशन के साथ रखा, तो हमारी सुनी गई और जमानत प्रदान की गई। देखिए, कोर्ट की तरफ से जमानत दे दी गई है, और जो प्रशंसक हैं, चाहने वाले हैं, जो केस लड़ रहे थे, आपकी पूरी टीम, सबकी तरफ से खुशी मनाई जा रही है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, लेकिन कहीं जो स्वाद है उसमें कड़वाहट नहीं आ रही है, क्योंकि रिहाई नहीं हो पा रही है। देखिए, रिहाई एक हर चीज़ की एक प्रोसेस है। जैसे कोर्ट का बेल मिलने के बाद जमानती भरे जाते हैं, और अमाउंट, क्योंकि एक निश्चित अमाउंट से ज़्यादा अगर अमाउंट होगी तो उसकी वेरिफिकेशन होगी। दूसरी बात, उत्तर कुमार जी, मैंने कहा है कि उत्तम कुमार भी हैं, न्यायालय की किसी प्रक्रिया का वो दुरुपयोग करने की कभी मंशा नहीं रखते। बेल मिल गई, ठीक है, उन्हें भी पता है कि बेल मिली है, कि स्टेज हमने क्रॉस किया है। जमानती हैं, जमानती की वेरिफिकेशन चलती है, वेरिफिकेशन करने के बाद जब कोर्ट सेटिस्फाई होगी, परवाना जाकर बाहर आ जाएंगे। तो इस पर कोई ऐसी नहीं है, और जो उनके शुभचिंतक हैं या उनके फॉलोअर्स हैं या उनके दर्शक हैं, वो सब लोग इस चीज़ को जानते हैं। तो कब तक उम्मीद है, अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा उन्हें बाहर आने के लिए? अगर सब कुछ ठीक रहता है तो सोमवार तक हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सोमवार तक हम उन्हें उनके चाहने वालों के बीच में लेकर आ जाएं। अच्छा, मेरा एक सवाल और है, और सवाल ये है कि हम लोग भी जो मीडिया वाले हैं, जब किसी लड़की की तरफ से इस तरह की शिकायत दर्ज कराई जाती है तो हम उसे पीड़िता बोलते हैं, तो इसमें पीड़ित कौन है पूरे केस में? देखिए, मीडिया, दो तरह के ट्रायल चलते हैं, एक कोर्ट में ट्रायल चलता है और एक मीडिया ट्रायल चलता है। इस केस में मीडिया ने सारी चीज़ों को बहुत डीपली रिसर्च किया है,
और अगर मैं इस केस की बात करूं और केसेस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, तो मीडिया ने सच दिखाने की कोशिश की है और निश्चित रूप से अगर सच दिखाया है तो मुझे नहीं लगता शायद कहीं पर पीड़िता का कोई स्टेटमेंट इस तरीके से आप लोगों के माध्यम से अभी तक कोई भी आया हो। ऐसा मैंने तो अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं देखा है। तो ये तो आप लोग तय करेंगे फिर कि पीड़िता कौन है, उत्तर कुमार पीड़ित हैं या वो लड़की पीड़ित है। अच्छा, इस सारे मामले की यदि बात की जाए, अब जमानत भी हो गई है, सब चीज़ ठीक है, तो इसके बाद क्या, अब देखो डिफेम तो हुआ है, जो मानहानि तो उनकी हुई है, इतने बड़े स्टार हैं, हर घर में, मैं अपने घर की भी बात करूं तो छोटे बच्चों को भी बहुत पसंद उनकी फिल्में आती हैं। अब जब घर में भी इस तरह की चर्चा होती होंगी कि भाई इस तरह का एक्टर और उसके ऊपर ऐसे घिनौने आरोप लगे हैं, गंभीर आरोप लगे हैं, तो जाहिर सी बात है कि डिफेम तो हुआ है, तो इसके लिए भी केस किया जाएगा क्या आपकी तरफ से या उत्तर कुमार की तरफ से? अभी उस बारे में हमने कोई सोचा नहीं है और फिलहाल हमारे लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो ये है कि वो जेल से बाहर आए। हम बेल सब लोगों के प्रयास से, सब लोगों की भगवान से की गई प्रार्थनाओं के कारण अभी फ़िलहाल हम बेल ले चुके हैं। फ़िलहाल सबसे पहला प्रयास ये है कि वो बाहर आएँ, बैठकर तब निर्णय लेंगे, क्योंकि एक मानसिक सदमा जो होता है, जो आपने भी कहा, वो निश्चित रूप से एक मानसिक सदमा तो उन्हें पहुंचा है और एक इज्जतदार व्यक्ति के ऊपर आरोप लगना ही अपने आप में उसके लिए बहुत बढ़िया एक पीड़ा होती है। तो अभी वो बाहर आएँ तब उस पर निर्णय लेंगे, जो भी निर्णय लिया जाएगा विधि अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। तो यदि उत्तर कुमार केस की बात की जाए, इसमें हम शुरू से, चाहे उत्तर कुमार के परिवार की बात करें, उनके प्रशंसकों की बात करें, या फिर उसी तरह से जो शिकायत करता है उसकी खुद की बात करें, उनके परिवार की बात करें, दोनों तरफ से हमने हमेशा पक्ष रखे हैं, सुने हैं। लेकिन पहले दिन से ही उत्तर कुमार के जो चाहने वाले हैं या फिर परिवार के लोग हैं, उनकी तरफ से दलील दी जा रही थी कि 2.5 दशक से भी बड़ा उनका करियर है, लेकिन कभी भी किसी भी उनके जो सहयोगी कलाकार हैं, जो साथी कलाकार हैं, उनकी तरफ से कभी कोई इस तरह की शिकायत नहीं दर्ज कराई गई और ये पहली शिकायत है। और सवाल इसमें ये भी उठ रहे हैं कि जब कोई महिला इस तरह के आरोप लगाती है तो उसे, चाहे सरकार कहें या फिर पुलिस कहें, एक दबाव उनके ऊपर रहता है। और जिस तरह से यदि इस मामले की भी बात की जाए तो जो पहली पुलिस विवेचना थी उसमें फाइनल रिपोर्ट तक लगने वाली थी, लेकिन उसके बाद जब आत्मदाह की कोशिश इसमें पीड़िता की तरफ से की गई, उसके बाद लखनऊ से दबाव बना और रातों रात उत्तर कुमार की गिरफ्तारी की गई। तो बहुत सारे सवाल इस पूरे केस के दौरान उठ रहे हैं जिनके जवाब धीरे धीरे मिल जाएंगे। लेकिन इसमें अभी उत्तर कुमार और उनके चाहने वालों के लिए बड़ी राहत ये है कि उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई है और जल्द ही वो जेल से भी रिहा हो जाएंगे। कैमरामैन विवेक चौधरी के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, गाजियाबाद।